इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बीजिंग में खड़े हैं, चीनी ज़मीन पर। अपने साथ वो दुनिया के सबसे ताकतवर सीईओ लेकर आए हैं। एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला के इलॉन मस्क। उस कमरे में मौजूद लोगों की कुल संपत्ति से पूरे देश खरीदे जा सकते हैं। और फिर भी उस कमरे में सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी नहीं था, वो चीनी था। ये कोई छोटा पल नहीं है, ये कोई रूटीन कूटनीतिक द्वारा नहीं है। बीजिंग में उन कुछ दिनों में जो हुआ उसे इतिहासकार दशकों तक लिखते रहेंगे, क्योंकि लगभग एक सदी में पहली बार दुनिया के तथाकथित महाशक्ति के नेता किसी प्रतिद्वंद्वी की राजधानी में उड़कर गए, शर्तें तय करने नहीं, चेतावनियां देने नहीं, बल्कि मूल रूप से एहसान मांगने। ये कहने कि कृपया हमारी सोयाबीन खरीदो, कुछ बोइंग विमान ऑर्डर करो, कृपया वो दुर्लभ खनिज बेचते रहो जिनसे हमारी मिसाइलें बनती हैं। एक पल के लिए इसे समझिए। डोनाल्ड जे ट्रंप, वो इंसान जिसने कभी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक दुश्मन कहा था, वो इंसान जिसने बीजिंग के खिलाफ पूरे पैमाने पर टैरिफ युद्ध छेड़ा था, वो इंसान जिसने चीनी सामान पर 145% टैरिफ लगाया और दुनिया को बताया कि अमेरिका को चीन की ज़रूरत नहीं। उसी इंसान ने चुपचाप अपना बैग पैक किया, अमेरिका के सबसे ताकतवर अरबपतियों का एक निजी प्रतिनिधिमंडल तैयार किया, 13 घंटे पूर्व की ओर उड़ा और शी जिनपिंग के सामने मांगों की एक सूची लेकर बैठ गया, जो बातचीत से ज़्यादा इच्छा सूची जैसी लगती है। तो क्या बदल गया? बयानबाजी और हकीकत के बीच क्या हुआ? और इससे भी ज़रूरी सवाल, क्या यही वो पल है जब दुनिया ने आधिकारिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व की उलटी गिनती शुरू कर दी? क्योंकि यहाँ वो बात है जो ज़्यादातर लोग चूक रहे हैं। ये बैठक सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं थी, ये सिर्फ ताइवान या सेमीकंडक्टर या सोयाबीन के बारे में नहीं थी। ये बैठक एक संकेत था, एक संकेत कि आज कार्ड किसके पास है, किसकी अर्थव्यवस्था को दुनिया खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, किसकी सेना का दुनिया चुपचाप सम्मान करने लगी है, भविष्य किसका है। और अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि बीजिंग में क्या हुआ, तो आप सिर्फ प्रेस वक्तव्य नहीं देख सकते, आपको संख्याएं देखनी होंगी, कठोर संख्याएं, ठंडा डेटा। क्योंकि डेटा एक ऐसी कहानी बताता है जिसे दोनों तरफ का कोई भी नेता खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे नाटकीय बदलाव हुआ है। कागज़ पर अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नाममात्र जीडीपी $30 ट्रिलियन, चीन 20 ट्रिलियन पर है। दोनों देशों के बीच 10 ट्रिलियन का अंतर। कागज़ पर अमेरिका जीतता है, लेकिन यहीं से ये दिलचस्प हो जाता है, यहीं से कहानी बदलती है। अगर आप जीडीपी की गणना क्रय शक्ति समता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर करें, जो किसी देश के अंदर वास्तविक उत्पादन, वास्तविक निर्मित वस्तुओं, वास्तविक खपत को मापता है, तो चीन ने अमेरिका को 10 साल से भी पहले पीछे छोड़ दिया। आज चीन की पीपीपी जीडीपी $40 ट्रिलियन है, अमेरिका की 30 ट्रिलियन। वास्तविक ठोस ज़मीनी सामान के मामले में चीन पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कोई अनुमान नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये हो चुका है। IMF ने इसकी पुष्टि की, वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की, और किसी तरह ये शायद ही सुर्खियों में आया। और इसकी दिशा इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हर साल लगभग 2.5% की दर से बढ़ रही है। चीन तथाकथित मंदी में भी 5.5% की दर से बढ़ रहा है, अमेरिकी दर से 2 गुने से भी ज़्यादा। अगर यह जारी रहा और इस पर विश्वास न करने का कोई ठोस कारण नहीं है, तो चीन अगले 15 वर्षों में नाम मात्र जीडीपी में भी अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ये ताज रातों रात नहीं बदलता, ये हर साल चक्रवृद्धि प्रतिशत अंकों में बदलता है, चुपचाप, जब तक एक दिन आप ऊपर देखते हैं और संख्याएं पहले ही बोल चुकी होती हैं। लेकिन जीडीपी अनुमानों को एक पल के लिए भूल जाइए। देखिए कि चीन आज इस वक्त विश्व अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या करता है। चीन वैश्विक विनिर्माण का 30% संभालता है, 30%। और यहाँ जो उल्लेखनीय है वो ये है कि अगर आप दुनिया में दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर मौजूद देशों के विनिर्माण उत्पादन को मिला दें, तो वे अभी भी चीन से मेल नहीं खा सकते। ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये वर्चस्व है, ये नियंत्रण है। चीन सब कुछ बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, सोलर पैनल, स्टील, कपड़े, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, जहाज़, मशीनरी। कोई भी उत्पाद बताइए, चीन के पास उसके लिए एक कारखाना है, और वो कारखाना शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता है। अमेरिका ने इससे टैरिफ से लड़ने की कोशिश की। ट्रंप आए, चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाए, दुनिया को बताया कि अमेरिका सब कुछ घर पर बनाएगा, और उम्मीद की कि चीन घबराएगा। चीन नहीं घबराया। चीन ने 2024 में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का व्यापार अधिशेष दर्ज किया। $1 ट्रिलियन, पूरी दुनिया को सामान बेचना, जबकि बदले में अपेक्षाकृत कम खरीदना। जब ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाए, चीन ने चुपचाप जवाबी कार्रवाई की, और कुछ ही हफ्तों में ट्रंप चुपचाप पीछे हट गए। कोई घोषणा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक शांत पीछे हटना। क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चीनी विनिर्माण की उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी चीनी विनिर्माण को अमेरिकी उपभोक्ताओं की। यही हकीकत है, यही लीवरेज है, और इसीलिए ट्रंप बीजिंग में है।
अब उस एक क्षेत्र की बात करते हैं जहां यह निर्भरता लगभग शर्मनाक रूप से स्पष्ट हो जाती है। दुर्लभ खनिज। ये वो तत्व हैं जो ग्रह पर हर उन्नत तकनीक में जाते हैं। लड़ाकू विमान, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली, रडार सरणियाँ, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, उपग्रह, पवन टरबाइन। अमेरिका का सबसे उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 में लगभग 900 पाउंड दुर्लभ खनिज सामग्री होती है। एक अकेले नौसैनिक विध्वंसक को इस सामग्री के 5000 पाउंड से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। और इन सामग्रियों की प्रसंस्करण को कौन नियंत्रित करता है? चीन। वैश्विक दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण का 90% से ज़्यादा चीन के हाथों में है। 91% नहीं, 60% नहीं, 90%। जब ट्रंप ने टैरिफ की अपनी पहली लहर की घोषणा की तो चीन ने गुस्से भरे भाषणों से पलटवार नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने बस चुपचाप दुर्लभ खनिज निर्यात को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। कोई नाटक नहीं, सोशल मीडिया पर कोई लेज़र आंखें नहीं, बस एक शांत सर्जिकल प्रतिक्रिया। और कुछ ही दिनों में अमेरिका का रक्षा उद्योग वॉशिंगटन को तत्काल संकेत भेजने लगा। संदेश सरल था, हम चीनी सामग्री के बिना अपने हथियार नहीं बना सकते। ट्रंप ने टैरिफ वापस ले ली। चीन 1 साल के लिए आपूर्ति फिर से शुरू करने पर राजी हुआ। और अब अमेरिका उस 1 साल की खिड़की के विस्तार के लिए मांगने बीजिंग आया है। इसके बारे में सोचिए, दुनिया की सैन्य महाशक्ति अपने खुद के हथियारों के लिए सामग्री की आपूर्ति पर बातचीत कर रही है, उस देश के साथ जिसे वो अपना प्राथमिक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानती है। और फिर तकनीक है, क्योंकि चीन की सस्ते नकलची विनिर्माताओं के देश की छवि अब खतरनाक रूप से पुरानी है। और जो कोई अभी भी इसका उपयोग कर रहा है वो बस ध्यान नहीं दे रहा। चीन आज तेरेक्वांटमोट 2 लाख वैध आविष्कार पेटेंट रखता है। इतिहास में 5 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश। उन पेटेंट में से 60% उन क्षेत्रों में हैं जिन्हें चीन रणनीतिक उभरते उद्योग कहता है। यादृच्छिक नवाचार नहीं, क्रमिक सुधार नहीं, मूल धन अर्जन करने वाले, क्षेत्र परिभाषित करने वाले तकनीकी पेटेंट। और अकेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चीन सभी वैश्विक AI पेटेंट का 60% रखता है। 60%। अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और बाकी दुनिया शेष 40 के लिए लड़ रही है। और डीप सीक हुआ, एक अपेक्षाकृत छोटे चीनी स्टार्टअप ने एनवीडिया की सर्वश्रेष्ठ चिप्स तक सीमित पहुंच के साथ एक AI मॉडल लॉन्च किया जो उन प्रणालियों से मेल खाता था या उनसे बेहतर था जिन्हें बनाने में अरबों डॉलर लगे। पूरा सिलिकॉन वैली प्रतिष्ठान 1 हफ्ते के लिए चुप हो गया, क्योंकि डीप सीक ने जो साबित किया वो सिर्फ ये नहीं था कि चीन अच्छा AI बना सकता है। इसने साबित किया कि चीन कुशल AI बना सकता है। ऐसा AI जो कम संसाधनों के साथ बेहतर काम करता है। ये मूल रूप से एक अलग तरह का नवाचार है। ये नकल नहीं है, ये आगे छलांग लगाना है। चीन में आज 6200 से ज़्यादा AI कंपनियां हैं। इसका मूल AI उद्योग लगभग 175 अरब डॉलर का है। इसमें अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा जनरेटिव AI उपयोग करता है। ये हर साल सभी वैश्विक रोबोट पेटेंट का 2/3 दायर करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में चीन ने हाल ही में Tianyan 504 लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रणालियों में से एक है। उपग्रह तकनीक में एक चीनी कंपनी ने अंतरिक्ष से ज़मीन तक 100 गीगाबिट प्रति सेकंड डेटा ट्रांसफ़र हासिल किया है। संदर्भ के लिए इलन मस्क का स्टारलिंक उस गति के एक अंश पर काम करता है। हाँ, चीन अभी भी उन्नत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में पीछे है। इसके पास अभी भी TSMC जैसी चिप फैब्रिकेशन क्षमताएं या एनवीडिया जैसी डिज़ाइन प्रधानता नहीं है, और इसीलिए जेनसन हुआंग बीजिंग में है। अमेरिका जानता है कि चीन को उन चिप्स की भारी भूख है, और ट्रंप हुआंग को एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में लाए, एक बहुत महंगे, बहुत शक्तिशाली मोहरे के रूप में, ये देखने के लिए कि चीन बदले में क्या देगा। लेकिन यहाँ असहज सच्चाई है। चीन अनुसंधान और विकास में सालाना $1 ट्रिलियन से ज़्यादा निवेश कर रहा है। उस गति से सेमीकंडक्टर का अंतर एक और दशक में नहीं रहेगा, और जब वो अंतर खत्म हो जाता है तो अमेरिका चीन पर अपना आखिरी बड़ा तकनीकी लीवर खो देता है। अब उस बारे में बात करते हैं जो वॉशिंगटन में कोई खुलकर चर्चा नहीं करना चाहता, सेना। क्योंकि शक्ति का संतुलन पिछले 5 वर्षों में इतनी नाटकीय रूप से बदल गया है जितना शीत युद्ध के बाद से किसी भी बिंदु पर नहीं। दशकों तक चीन ने चुपचाप अपनी सेना का निर्माण किया। इसने विज्ञापन नहीं दिया, इसने विदेशी दर्शकों के लिए परेड नहीं की, इसने चुप्पी में आधुनिकीकरण किया, बिल्कुल वैसे जैसे इसकी रणनीति की मांग थी। अपनी ताकत छुपाओ, सही समय का इंतजार करो। वो समय खत्म होता दिख रहा है। सितंबर 2025 में चीन ने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य परेड आयोजित की, और दुनिया ने जो देखा वो नाटक नहीं था, ये एक घोषणा थी। DF-5C अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर है। YJ-19 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो स्क्रैमजेट इंजन से चलती है, जो ऐसे पैंतरे करने में सक्षम है जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका की मौजूदा रक्षा प्रणालियां डिज़ाइन नहीं की गई हैं। स्टेल्थ क्षमताओं के साथ 60 फुट लंबी मानवरहित पनडुब्बियाँ, AI संचालित लॉयल विंगमैन ड्रोन, 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पहले से ही परीक्षण में है। जिस तरह का हार्डवेयर सिर्फ 10 साल पहले ज़्यादातर पश्चिमी विश्लेषक कहते थे कि चीन को विकसित करने में 15 से 20 साल लगेंगे। और चीन ने इस तकनीक को सिर्फ परेड में नहीं दिखाया,
इसने इसे मैदान में परखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष आंशिक रूप से पाकिस्तान को आपूर्ति किए गए चीनी हथियार प्रणालियों के लिए एक लाइव परीक्षण मैदान बन गया। चीनी लड़ाकू विमान वास्तविक युद्ध स्थितियों में शामिल हुए। चीनी मिसाइलों का वास्तविक खतरों के खिलाफ मूल्यांकन किया गया और अब चीन उन हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध परीक्षित हार्डवेयर के रूप में बाजार में पेश कर रहा है। यह वो विश्वसनीयता है जिसे बनाने में दशकों लगते हैं और चीन ने इसे एक संघर्ष में बना लिया। फिर अमेरिका ईरान टकराव आया। उस क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य भागीदारी ने उसके महंगे THAAD मिसाइल इंटरसेप्टर के 50% से ज़्यादा को ख़त्म कर दिया। पेट्रियट का भंडार काफ़ी कम हो गया। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें वार्षिक खरीद दर से 10 गुना से ज़्यादा दागी गईं और जो असहज खुफिया जानकारी बाद में आई उसने वही पुष्टि की जो कई लोग पहले से शक कर रहे थे। ईरानी मिसाइलों के अंदर की चिप्स, ईरानी हथियार प्रणालियों में रॉकेट ईंधन, इनकी उत्पत्ति चीनी थी। अमेरिका अपने शस्त्रागार को उन हथियारों के खिलाफ जला रहा था जिनके अंदर चीनी तकनीक थी और वो इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसके बारे में खुलकर चीन का सामना करने के लिए उस स्तर के लीवरेज की ज़रूरत होगी जो अमेरिका के पास वर्तमान में नहीं है। यही है जो शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में समझता है। वो ट्रंप के सामने एक बराबर के रूप में नहीं बैठा है जो एक उचित सौदे के लिए मांग कर रहा हो। वो ट्रंप के सामने किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बैठा है जो पूरी तस्वीर जानता है। वो जानता है कि अमेरिकी भंडार कितने खाली हो गए हैं। वो जानता है कि अमेरिका को क्या चाहिए। वो जानता है कि उस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी कंपनियां एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, उन सभी की चीन के अंदर महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं, कारखाने और बाजार पहुंचे। बीजिंग से एक फ़ोन कॉल और एप्पल की असेंबली लाइनों में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एक नियामक संकेत और टेस्ला का शंघाई गीगा फैक्ट्री जो टेस्ला के वैश्विक उत्पादन के आधे से ज़्यादा को संभालता है, संचालित करना बहुत जटिल हो जाता है। और यही वो शांत लीवरेज है जो कभी सुर्खियां नहीं बनता। इसीलिए इलॉन मस्क जो बिना हिचकिचाए दुनिया भर के देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं, उन्होंने शी जिनपिंग के बारे में कभी एक नकारात्मक बात नहीं कही। एक ट्वीट नहीं, एक मजाक नहीं, एक हल्की सी आलोचना नहीं। ये चुप्पी कोई दुर्घटना नहीं है, ये चुप्पी एक बैलेंस शीट है। अब कूटनीतिक तस्वीर देखते हैं क्योंकि यहाँ अमेरिका का पतन लगभग वास्तविक समय में दिखाई देता है। पिछले 75 वर्षों तक अमेरिका की महान ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था नहीं थी, ये उसके गठबंधनों का नेटवर्क था। नेटो, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, साझेदारियों का एक जाल जिसने अमेरिका को दुनिया के हर कोने से शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता दी। वो नेटवर्क अमेरिकी वर्चस्व का मुकुटमणि था और डोनाल्ड ट्रंप इसे आश्चर्यजनक दक्षता के साथ तोड़ते रहे हैं। उन्होंने नेटो छोड़ने की धमकी दी। उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को सार्वजनिक रूप से गाली दी। उन्होंने कनाडा को हड़पने की बात की। उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने का विचार रखा। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कैमरों के सामने अपमानित किया। उन्होंने बिना चेतावनी के सहयोगियों और भागीदारों पर टैरिफ लगाए। और क्या हुआ? हर वो नेता जिसे उन्होंने नाराज़ किया अगले हफ्ते बीजिंग उड़ गया। कनाडा के मार्क कार्नी, EU की उर्सुला वॉन डर लायन, वे सब शी जिनपिंग के पास गए क्योंकि जब अमेरिका एक विश्वसनीय भागीदार रहा नहीं तो किसी और को वो जगह भरनी थी और चीन तैयार था। चीन ने पिछले 15 साल ठीक इस तरह के वैकल्पिक नेटवर्क का निर्माण करते हुए बिताए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब 150 देशों में फैला है। बंदरगाह, सड़कें, रेलवे, बिजली संयंत्र, फाइबर ऑप्टिक केबल अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप में चीनी निवेश और चीनी विशेषज्ञता से निर्मित। 3 महाद्वीपों में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में चीन के पास खनन अधिकार हैं। इसने रणनीतिक स्थानों पर बंदरगाह बनाए हैं जो इसकी नौसेना को 1 दशक पहले नहीं था। वो रसद पहुंच देते हैं। जबकि अमेरिका मध्य पूर्व में युद्ध लड़ रहा था और अपनी राजनीति के बारे में बहस कर रहा था, चीन चेक लिख रहा था और समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था और रिश्ते बना रहा था। और जब अमेरिका आज प्रतिबंध लगाता है तो चीन की प्रतिक्रिया अब कूटनीतिक विरोध नहीं है। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने के लिए चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए तो चीन ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इसने वो लागू किया जिसे यह घरेलू अवरोधन नियम कहता है। इसने चीनी कंपनियों को बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करना चीनी कानून के तहत अवैध था, कि अगर कोई चीनी कंपनी अमेरिकी वित्तीय दबाव का पालन करती पाई गई तो चीन उस कंपनी पर प्रतिबंध लगाएगा। यह वैश्विक वित्तीय नियमों के प्रवर्तक के रूप में अमेरिकी डॉलर की भूमिका के साथ एक प्रत्यक्ष खुली कानूनी टकराहट है। और यह काम किया। चीनी कंपनियां ईरानी तेल खरीदती रहीं, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। यही बदलाव है। यही वो चीज़ है जो आपको बताती है कि कुछ मौलिक बदल गया है। दशकों से जब अमेरिका ने कहा उछलो, दुनिया ने पूछा कितना ऊंचा। अब चीन अपनी ही कंपनियों को उस निर्देश को नज़रअंदाज करने के लिए कह रहा है और दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है। तो क्या इन सबसे यह समझें कि चीन पहले ही जीत चुका है? क्या ताज पहले ही बदल गया है? पूरी तरह नहीं, अभी नहीं।
अमेरिका के पास अभी भी ऐसे फ़ायदे हैं जो वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं। इसका सैन्य गठबंधन, नेटवर्क, ट्रंप की क्षति के बावजूद अभी भी दुनिया में इसका कोई समकक्ष नहीं है। अमेरिकी डॉलर अभी भी वैश्विक वित्त को लंगर देता है, अभी भी वैश्विक लेन देन के बहुमत को संसाधित करता है, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित प्रणाली के केंद्र में बैठता है। चीन युआन मूल्य वर्गित व्यापार समझौतों और मुद्रा स्वैप के साथ इसे बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉलर का वर्चस्व कुछ वर्षों में गायब नहीं होगा। अमेरिका के विश्वविद्यालय, इसके अनुसंधान संस्थान, इसका सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र, इसका मूलभूत एआई अनुसंधान, ये विश्व स्तरीय बने हुए हैं। वो देश जिसने इंटरनेट, जीपीएस, स्मार्टफोन और एमआरएनए वैक्सीन का आविष्कार किया, नवाचार करना बंद नहीं कर दिया है। प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन पर अमेरिका अभी भी काफ़ी आगे है। एक चीनी नागरिक सालाना लगभग $15,000 कमाता है, एक अमेरिकी लगभग $44,000। ये अंतर उतनी जल्दी नहीं बंद हो रहा जितना जीडीपी के आंकड़े बताते हैं। और चीन की अपनी बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिन्हें अपरिहार्य वर्चस्व की यह कहानी नज़रअंदाज करती है। एक ध्वस्त होता रियल एस्टेट क्षेत्र जिसने घरेलू संपत्ति में ट्रिलियन का सफाया किया। एक जनसांख्यिकीय संकट इतना गंभीर है कि चीन का कार्यबल सिकुड़ रहा है और दशकों तक सिकुड़ता रहेगा। युवा बेरोजगारी, जिसे कुछ अनुमान लगभग 17% पर रखते हैं। पूंजी नियंत्रण जो युआन को वास्तव में वैश्विक मुद्रा बनने से रोकते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था जहां आर्थिक निर्णय तर्कसंगत के साथ साथ वैचारिक कारणों से भी लिए जाते हैं। चीन मजबूत है, लेकिन चीन अजेय नहीं है। इस शिखर सम्मेलन की असली कहानी ये नहीं है कि चीन जीत गया। असली कहानी यह है कि मुकाबला अब असली है। पिछली सदी के ज़्यादातर समय तक अमेरिका डिफ़ॉल्ट रूप से जीतता था। कोई वास्तविक प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यूरोप एक सहयोगी था, जापान एक साझेदार था, रूस घट रहा था, चीन विकसित हो रहा था। लेकिन वो युग खत्म हो गया। चुनौती देने वाला आ गया है, और चुनौती देने वाला पेटेंट और कारखानों और मिसाइलों और दुर्लभ खनिजों और आधी दुनिया में फैले $1 ट्रिलियन के बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के साथ आया। और अमेरिका एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल और एक इच्छा सूची लेकर आया। 30 साल पहले चीन और भारत विकास के लगभग समान चरणों में थे। 1990 के दशक में अर्थशास्त्री गंभीरता से लिखते थे कि कौन सा देश तेज़ी से विकसित होगा, कौन सा लोकतंत्र कौन से कम्युनिस्ट राज्य से बेहतर प्रदर्शन करेगा। आज चीन लगभग बराबर के रूप में अमेरिका से बातचीत कर रहा है, और भारत अभी भी बाहर से देख रहा है, अभी भी अपनी आंतरिक लड़ाइयाँ लड़ रहा है, अभी भी खोज रहा है कि राष्ट्रीय विभाजन एक विकासशील देश के लिए सबसे महंगी विलासिता है। चीन ने एक चुनाव किया। इसने बयानबाजी पर विनिर्माण को चुना, ये विचारधारा पर बुनियादी ढांचे को चुना, इसने परेड पर पेटेंट को चुना, इसने अल्पकालिक राजनीति पर दीर्घकालिक रणनीति को चुना, और 40 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बीजिंग में बैठा है। शी जिनपिंग ने कोई स्टेडियम नहीं भरा। उन्होंने ट्रंप को उनका सबसे अच्छा दोस्त नहीं कहा किसी चीयरिंग भीड़ के सामने। कोई विस्तृत चापलूसी नहीं थी, कोई भव्य इशारे नहीं जो मेहमान को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किए गए हों, क्योंकि शी जिनपिंग को प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उस कमरे में किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से जानते हैं कि अमेरिका को क्या चाहिए। वो पहले से जानते हैं कि चीन के पास क्या है। वो पहले से जानते हैं कि कार्ड किसके पास है। सवाल यह नहीं है कि चीन अंततः दुनिया का नेतृत्व करेगा या नहीं। दिशा, दिए गए प्रक्षेप वक्र, दिए गए डेटा, दिए गए विनिर्माण आधार और तकनीक निवेश और सैन्य आधुनिकीकरण और वैश्विक दक्षिण में निर्मित कूटनीतिक नेटवर्क को देखते हुए स्पष्ट है। सवाल ये है कि यह बदलाव कितना समय लेता है, ये कितना उथल पुथल वाला होता है, और दूसरी तरफ दुनिया कैसी दिखती है। एक बात निश्चित है, बीजिंग में यह बैठक एक रूटीन कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये एक पल था, एक ऐसा पल जहां धरती के सबसे शक्तिशाली देश ने अपने प्रतिद्वंद्वी की राजधानी तक उड़ान भरी, और प्रतिद्वंद्वी को वो एक भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो वो नहीं देना चाहता था। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति को चीनी राष्ट्रपति से ज़्यादा इस बैठक की ज़रूरत थी। जहां शारीरिक भाषा ने वो कह दिया जो प्रेस वक्तव्य नहीं कह सकते थे। ताज अभी तक नहीं बदला है, लेकिन यह बहुत असहज कोण पर झुका हुआ है, और बीजिंग में उस कमरे में हर कोई जानता था कि यह किस दिशा में झुक रहा है।